बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज स्टार्ट जो है वो कुछ मैं इस तरह की गुफ्तगू से करना चाहूँगी कि जिससे मुझे लगता है कि हम सबको समझ आ जानी चाहिए। हम इस टॉपिक पे बात करें, ऐसे हादसों के ऊपर बात करें जो रोज़ हमें सुनने पड़ते हैं, रोज़ हमें देखने पड़ते हैं। हमारी जो ख़बरें हैं उससे भरी हुई होती हैं, चाहे टीवी खोलें, कोई अखबार पढ़ लें, किसी के घर चले जाएं, कोई चार दोस्त मोहल्ले में इकट्ठे बैठ जाएं, तो सबसे पहले सुनने को आती हैं ख़बरें कौन सी कि यार फ़लाने की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट पे, यार वो फ़लानी बच्चा जा रहा था कॉलेज, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यार वो माँ ने दही लेने भेजा था, वो बाइक पे गया था, वापस नहीं आया। ऐसे कितने बच्चे, ऐसे कितने लखते जिगर जो है वो रोड एक्सीडेंट की नज़र हो जाते हैं। रोज़ इतनी अमवार, इतनी डेथ सुनने को मिलती हैं। कोई माँ अपना लखते जिगर, अपना पाला पोसा बेटा, जवान बेटा खो देती है इसी रोड के हादसों में। कोई पूरी पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। रिसेंटली ये जो बहुत पॉपुलर, बहुत ही वर्ल्ड वाइड वायरल वाक़या था जिसमें पूरी की पूरी एक घर की फैमिली तबाह हो गई क्योंकि द ड्राइवर वर वेरी यंग एज और पूरे ख़ानदान, नस्लें में कहती हूँ उनकी तबाह हो गई। एक साथ पूरे घर के सारे अफराद रोड एक्सीडेंट में, आप कहें कि कार एक्सीडेंट में मर गए। तो इस तरह के बहुत से हादसा सुनने को मिलते हैं। ये हमारा जिगर क्या पत्थर का है? ये हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए, सामान लाने के लिए, इसलिए भेजते हैं कि वो वापस ना आए। हम उनको इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी कभी शक्ल ना देख सकें। हम उनको इसलिए भेजते हैं कि हम उन्हें अपने हाथ से पका कभी खाना ना खिला सकें, या हमें वो कोफ्त लगते हैं। हमारे शौहर, हमारी औलाद, हमारा भाई, हमारा बाप, हम उनको घर से तो बड़े एहतराम से तैयार करके, तो नखरे करके, तो नाश्ता नहीं किया आपने, ऐसे नहीं जाएंगे आप, खाना टिफ़िन लेके जाएं। कपड़ों में बीवियाँ स्त्रियाँ कड़क कर करके सिलवटें निकाल निकाल के तो कपड़ों में दे रही होती हैं, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है? खबर आती है कि रोड एक्सीडेंट में मारे गए। आज इस पे बात करने के लिए जिस मेहमान को हमने यहाँ पे मधु किया है, जो हमें बताएंगे कि रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो दुनिया करती है, आज हम इनसे ये बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, हमारे पास मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवीद ताहिर साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं रोड सेफ्टी के, और आज हम इनसे सबसे पहले यही बात पूछेंगे कि आपकी रिसर्च है इसके ऊपर पूरी, जो आपने काफ़ी बड़ी रिसर्च की थी और एक नेशनल रोड सेफ्टी के ऊपर आपने काम करने का एक जो था विज़न बनाया, तैयार किया, एक पूरा प्लान बनाया। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, वो क्यों रोड सेफ्टी के लिए काम नहीं हुआ? ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आपने इस मसले की और कितनी ज़्यादा इसकी पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है उसके बारे में ऑलरेडी बड़ी अच्छी बात की कि ये हर घर में तकरीबन ये किसी न किसी की कोई यंग किसी की डेथ हुई है, किसी को ट्रॉमा परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है फॉर द लाइफ टाइम। तो इससा एवरी डे इंसिडेंट हैपनिंग अक्रॉस अस। तो इससा रोड क्रैशेस जो हैं ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ का भी इशू है और इसका आल्सो डेवलपमेंट इशू एज़ वेल। क्योंकि देखें, जब एक यंग बंदा जो वाहिद कमाने वाला था अपने घर का, जब उसकी रोड क्रैशेस में डेथ हो जाती है, तो आप बताएं कि उसकी फिर फैमिली कैसे इकोनॉमिकली सफ़र करेगी। और फिर पूरा जब एक रोड क्रैश होता है तो एम्बुलेंस रिस्पांस करती है उसको, रेस्क्यू 112 जिस तरीके से, फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, हमारी एमरजेंसी पे बर्डन पड़ता है, तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम मोबिलाइज होता है, उस पर हमारा गवर्नमेंट के बड़े ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो इन टर्म्स के ना सिर्फ ये एक पब्लिक हेल्थ का चैलेंज है जहाँ पे रोज़ाना डेथ्स होती हैं, इंजरीज़ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, बल्कि डेवलपमेंट चैलेंज भी है जो हमारी एज ए होल नेशन की प्रोग्रेस को भी रोक रहा है। और हमारे यहाँ तकरीबन 5% GDP लॉसेस इस वजह से हो रहे हैं, रोड क्रैशेस की वजह से। और दुनिया में तकरीबन इस वक्त आप देखें तो तकरीबन 12 लाख लोग
हर साल रोड क्रैशेस में उनकी डेथ हो जाती है और हर 24 सेकंड के बाद एक बंदे की डेथ हो रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो बड़े ही सवेयर किस्म की सीरियस सिचुएशन है रोड सेफ्टी की, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता है कि पॉपुलेशन इस हाई रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और पाकिस्तान अभी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है विद द पॉपुलेशन ऑफ ले लिया अराउंड 241 मिलियन। उसमें यंग लोगों का कोहोर्ट अबाउट 70% है, अबाउट 18 ईयर्स से लेके उस 30 ईयर्स तक। तो ये यंग लोग मोस्टली रोड्स पे एक्सपोज होते हैं एवरी डे, और ये रोड क्रैशेस इसीलिए भी बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो और ये कोई स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनी आज तक? पाकिस्तान में पहले तो मैं बात करूंगा, आपको थोड़े से फिगर्स दूंगा पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, कितने रोड क्रैशेस में डेथ्स होते हैं। पाकिस्तान में हर साल WHO की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 28 to 30,000 पीपल डाई एवरी ईयर इन द रोड क्रैशेस। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर रोज़ ओवर 1100 रोड क्रैशेस आर अकरिंग एवरी डे, और उसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों की डेथ एवरी डे हो रही है। और सिर्फ ये फिगर्स बता रहा हूँ जो रेस्क्यू 1122 जहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो तकरीबन 60% एरिया को कवर करता है, बाकी को प्राइवेट व्हीकल पे ले जाता है या वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो द फिगर इज़ ह्यूज। तो उस वजह से और इसमें तकरीबन जो 70 to 75% जो इसमें जो डेथ्स होती हैं, जो सीरियस इंजरीज होती हैं, वो बिटवीन एज 18 to 30 ईयर्स के यंग लोगों की होती है, और मोटरसाइकिलिस्ट यूजली होते हैं। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट का होता है हमारे साइड, स्पेशली जो अर्बन एरिया जिस तरह लाहौर है। लाहौर में डेली तकरीबन 250 से 275 एक्सीडेंट हो रहे हैं एवरी डे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सबसे बड़ी, हाँ जी, बाइक्स की सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारे मोटरसाइकिलिस्ट किसी रूल को फॉलो नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। सबसे जो बड़ा इशू है कि वो लेन डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते। हमने अभी रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की, कैनाल रोड पे हमने ऑब्जर्व किया लाइव बिल्कुल मोटरसाइकिलिस्ट को कि वो किस लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, ट्रैफिक रूल, दे सपोज टू ट्रेवल ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ताकि वो मिक्सअप ही ना हो बड़ी ट्रैफिक के साथ। तो जहाँ पे मिक्सअप नहीं होंगे तो स्ट्रेट अवे आपका चांस कम हो जाता है। अब मुझे ऐसे बताएं इस तरीके से, दिस इज़ द फर्स्ट लेन, दिस इज़ द सेकंड लेन जी, जो सेंटर लेन होती जी, है, सेंटर लेन सेकंड स्पीड लेन थी, फिर सेंटर लेन हुई, फिर उसके बाद एक लेफ्ट जो राइट लेन पे होती है, दैट इज द फास्टेस्ट लेन, जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, 4 व्हीलर्स। हाँ, फास्टेस्ट, राइट। तो जो सबसे जो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ के साथ जो लेन, दैट इज एक्चुअली डेडिकेटेड फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट और 3 व्हीलर्स के लिए, रिक्शा के लिए, लेफ्ट वाले साइड। हाँ, लेफ्ट वाली। तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल फुटपाथ के साथ चलना है मोटरसाइकिलिस्ट, लेकिन वो कहाँ चल रहे होते हैं आपने खुद भी देखा होगा, या वो मिडिल लेन में चलेंगे या फिर फास्ट लेन में चलेंगे। तो जब फास्ट लेन में चलेंगे वहाँ पे कारें भी जा रही हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, 4 व्हीलर भी चल रहे हैं, तो उस वजह से फिर उनका कोलिजन का रिस्क गाड़ी वाले हैं, अच्छा जो बस वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो 4 व्हीलर वाले हैं, वो उनको उस बाइक वाले लाइन पे नहीं जाना चाहिए, बाइक को नहीं जाना चाहिए। बाकी तो वो तो डेडिकेटेड, वो तो मोर और लेस उसी लेन में ही चलते हैं। जो 4 व्हीलर है, चाहे वो कार वाला है या ट्रक वाला है, वो तो या मिडिल लेन में चलेगा या फिर फास्ट लेन में चलेगा, ठीक है। लेकिन असल मसला है कि मोटरसाइकिलिस्ट का कि वो स्पीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रोड पे आते हैं तो स्पीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यंग लोग होते हैं, थ्रिल होता है उनमें, तो वो इस तरह लेन फिल्टरिंग करते हैं, तो साथ ही उनका हिट हो जाता है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, जो हम ज्वाइन करते हैं आपको दोबारा, और आपने हमें जो है ना सॉल्यूशंस बताने हैं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करना हमने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे हम इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करते हैं तो मैं देखती हूँ कि साइकिल तक का अलग रूट बनाया हुआ होता है, डेडिकेटेड ट्रैक, मतलब इट्स ओनली डेडिकेटेड फॉर द साइकिल, बाईसाइकिल के लिए, यू नो, पीपल हैव द अलग लेन। हमारे पास तो यहाँ पर चलने की लेन क्या दूर है, बाइक की कितने थे, 4 लीवर की कितने। तो ये इस तरह ये 4 व्हील कहीं जा रहे हैं तो बाइक कहीं जा रही है, तो हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं। वापस आके बात करते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद ताहिर, और हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ऊपर। कौन सी ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम इख्तियार करें जिससे ये रोड सेफ्टी जो है हमारे लिए सही तरीके से हम इसको अपनी ज़िंदगी में ला सकें, वरना ये एक्सीडेंट्स तो फिर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। अभी हमें सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। सोल्यूशन ये है कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ओवर 90% जो रोड क्रैशेस होते हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स की वजह से होते हैं, हमारे अपनी फॉल्ट की वजह से। कि मुझे सबसे पहले कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए। मुझे ये रोड मेरा अपना नहीं है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। आई नीड टू
आई नीड टू विजुलाइज़ कि बाकी लोग भी इसमें पैदल चलने वाले भी हैं, दूसरे रोड, उनको मुझे ख्याल रखना है और मुझे अपनी स्पीड सबसे पहले कंट्रोल करनी है और रूल्स को फॉलो करना है। जिस तरह मोटरसाइकिल की बात हो रही थी, उनको लेफ़्ट लेन में चलें और मिरर ना उतारें। सबसे पहला काम ही यही करते, नई मोटरसाइकिल ले आए तो मिरर उतार, जो उनको रोड क्रैश से बचाना जिसने, वो सबसे पहले वो। दूसरा, फिर वो हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है, हेलमेट पहन भी ले, चिन स्ट्रिप नहीं बंद करते, ठीक है ना, जिसकी वजह से हेड इंजरीज होती है और डेथ्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें रोड रूल्स को फॉलो करना है और घर से ये स्टार्ट होगा। पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ पे दूसरी एजुकेशन देते हैं, खुद भी थोड़ा सा सेंसिटाइज हों कि रोड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि हर रोज़ आप जा रहे हैं रोड पे, चाहे पेडेस्ट्रियन है या। मैं साथ साथ ये पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या जी, गवर्नमेंट लेवल पे एक बड़ी, क्योंकि मुल्क से बाहर आप जाते हैं वहाँ रोड एक्सीडेंट्स का रेशियो कोई नहीं होता, यहाँ पे जी इतना बड़ी होता अच्छी है। बात की, जब तक गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव नहीं होगा इस मसले के ऊपर तो ये मसला हल नहीं होगा। हम उसके लिए सेफ सिस्टम अप्रोच जो दुनिया में जो लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए 70-80% उन्होंने अपना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर लिया रोड क्रैशेस, मोर्टेलिटी का बर्डन और इंजरीज़ का बर्डन भी। तो वही स्ट्रेटजी के अंडर हमने 5 पिलर्स होते हैं, उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी, हाँ जी 5 पिलर्स हैं रोड सेफ्टी के। उसमें सेफ़र रोड यूजर्स हैं, सेफ़र व्हीकल्स हैं, सेफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हैं, पोस्ट क्रैश रिस्पांस है और रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एजेंसी है। तो एक गवर्नमेंट के लेवल पे ऑलरेडी 2018 में रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी बन चुकी है और आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। और सिर्फ मसला ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी, 6 साल हो गए लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, प्लीज़ स्ट्रेटजीज़ पर अमल करें। लोगों की जानें जा रही हैं डेली बेसिस पे, तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। इतने पिलर्स बता दिए, पाकिस्तान में कितने पिलर्स हैं? पाकिस्तान में भी 5 पिलर्स पे काम होगा तो तभी हम जी नहीं हो रहा। इसमें जो हमारा पोस्ट क्रैश रिस्पांस वाला पिलर है वो बड़ा अच्छा है। काम करें ये भी बता दें, पाकिस्तान में 5 पे ही काम करना पड़ेगा। अगर हमने अभी कितने पिलर्स पे काम, अभी जो एक सबसे अच्छा पिलर जो हमारा हो रहा है वो पोस्ट क्रैश रिस्पांस या एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के सिस्टम है। दैट इज द बेस्ट सिस्टम वी हैव। हाँ जी, पंजाब में हो रहा है और वो बेस्ट सिस्टम है और उसको दुनिया ने भी तस्लीम किया है। और हमारा जो रेस्क्यू 1122 उसकी वजह से हमारा ये हमें शायद इशू लग नहीं रहा इतना। अगर आज सिस्टम ये बंद हो जाए एक दिन के लिए तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल ओवरबर्डन हो जाएंगे और रोड एक्सीडेंट से लोगों को इंजरीज इतनी होंगी, डेथ इतनी होंगी कि आप उनको बचा नहीं सकते। हमारे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स किस व्हीकल पर होते हैं? मोटरसाइकिलिस्ट में होते हैं। 75% जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट हमारे यहाँ होते हैं। मैंने बताया रीज़न, क्योंकि हर घर में सर पे भी चोट लगती है, सर पे हेलमेट नहीं यूज़ करते। इस वजह से आप अगर जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, न्यूरो साइंसिस का विजिट करें तो वहाँ पे 70% जो आए हुए हैं मरीज तो वो मोटरसाइकिलिस्ट ही होंगे जिनको हेड इंजरी हुई है। इस्तेमाल करें तो फिर हेड इंजरी कम हो आपका जाएगी। सिग्निफिकेंटली 70-80% आपका डेथ का चांस कम हो जाता है और आपकी सीरियस इंजरी का भी चांस कम हो जाता है। इसी तरीके से सिमिलर इज़ द केस विद द यूज़ ऑफ द सीट बेल्ट। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करें तो इसी तरीके से 70-80% आपका डेथ का भी रिस्क कम हो जाता है और आपका सीरियस इंजरी का भी रिस्क, क्योंकि सीट बेल्ट आपको बिल्कुल आपको सीट के साथ रखती है और आप मिसाइल की तरह गाड़ी से बाहर नहीं निकलते विंड स्क्रीन तोड़ते हुए अगर आपको क्रैश हो जाए तो आपको इम्पैक्ट से बचाती है। थैंक यू वेरी मच। का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू में आपने हमारा साथ दिया और नाज़रीन मैं आखिर में इसको इस तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगी अपनी ज़बान में भी कि बहुत से भाई जो हैं वो जाके वार्डन को शिकायत कर रहे होते हैं या फिर बहाना बना रहे होते हैं कि मेरे सर पे भिनसी निकली हुई है, मेरे सर पे दाने, मुझे मुंह में सांस नहीं आता, मेरा दम घुट रहा होता है, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मुझे ये मसला है, मेरा दमे का मसला है, मेरे इसका मसला है। कोई मसला नहीं है, ये आप बहाने लगाते हैं। आपकी ही जान है, आपने अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले खुद करनी है, पर उसके बाद आप अपने दूसरे लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, घर में फैमिली की हिफाजत कर सकेंगे। दूसरा, अगर आपने अपनी बेगम को या अपनी बहन को साथ बिठाया है और उसको कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं, कहीं बेगम को किसी मैके में लेके जा रहे हैं, तो आप ये भी मेक श्योर कर लें कि जो आपने हेलमेट पहना है अपनी जान बचाने के लिए तो उसको भी हेलमेट पहना है। आपने तो अपनी जान बचा ली, आपने उसकी भी जान बचानी है। जो मोस्टली देखें पीछे भी जो औरतें बैठी होती हैं या पीछे कोई बच्चे बैठे होते हैं तो उनके साथ भी क्या हादसा होता है। तो मेक श्योर कि जब आप अपना ख्याल रख रहे हो तो दूसरे को भी साथ हेलमेट पहनाएं। जान है तो जहान है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के ऊपर। अपेंडिक्स होता क्या है? बहुत लोग कहते हैं ना अपेंडिक्स फट गया, अपेंडिक्स ख़राब हो गया, अपेंडिक्स का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब क्या है, क्यों होता है, किस वजूहात की वजह से कितना डेंजरस हो जाता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है आपकी बॉडी में, इसको छोड़ सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। कॉमन प्रॉब्लम है,
ठीक है, मगर सुनने में आता है कि ज़िंदगी भी जा सकती है। तो ये सारी बातों के ऊपर बात करने के लिए जिनको मैंने यहाँ पे मधु किया है वो डॉक्टर शाहिद फारूक, जनरल सर्जन है हमारे पास ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप देखने वालों को ये बताएं कि अपेंडिक्स होता क्या है। अच्छा, अपेंडिक्स जो है ये बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे इंसानी जिस्म में एक छोटी आंत है जो कि हिस्सा है, और इसका एग्जैक्ट फंक्शन तो अभी तक जो है वो मेडिकल साइंस में भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी भूख को कंट्रोल करती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने जिस्म में जो बैक्टीरिया है नॉर्मली जो आंतड़ियों में होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इसके मल्टीपल प्रपोज्ड फंक्शंस हैं जिसमें ये शामिल होती है। और ये जिस्म के जिस हिस्से में वाक़या होता है उसे हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली? उस जोन को, उस एरिया को जहाँ पे अपेंडिक्स अगर आप होता है? मेडिकली उसमें देखें तो इसको हम कहते हैं राइट आइलियक फोसा। ये रीजन जो है इसको आइलियक फोसा कहते हैं। और पेन इन आप आम जबान में वक्की भी कह सकते हैं कि वक्की हाँ, आम जबान में बिल्कुल वक्की भी कह सकते हैं, वक्की पे पेन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अपेंडिक्स की वजूहात क्या क्या होती हैं और कैसे होती है? अच्छा, इसमें सबसे पहले वजूहत जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अपेंडिक्स कैसे, किस टाइप का आर्गन है और किधर मौजूद होता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी और छोटी आंत के मिलाप के वजह से एक छोटा सा ये आर्गन है जो कि अगर आप आम ज़बान में कहें तो आपकी चिंगली या छोटी उंगली के बराबर होता है। तो ये कोई फ़िक्स इसका साइज़ नहीं है, ये हर बंदे में फ़र्क होता है, बच्चों से लेकर बड़ों में बिल्कुल फ़र्क होता है। और जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर ये तकलीफ़ देती है जो कि अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो। दर्द इधर होता है ये जगह पे? जी, दर्द इसका राइट साइड पे जो सबसे कॉमन जगह है वो ये है। जब आप अपने इस जगह पे हाथ लगाएं तो ये है, आप अपने राइट साइड पे रखेंगे तो, लेकिन ये वाली जगह, और लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ये दर्द है वो हर बंदे में फ़िक्स नहीं होता। मतलब सपोज़ आप 6 बंदे ले लेते हैं तो 6 बंदों में डिफरेंट तरीके से ये प्रेजेंट करेगा, अलामत होंगी, वो फ़र्क होगी। तो ये बीमारी इसलिए भी मुश्किल है कि एक ही बीमारी है जिसको प्रेजेंट करने के या उसके ज़ाहिर होने के जो तरीके हैं वो हर बंदे में फ़र्क है। इसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, पता कैसे चलेगा, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं इसमें कि किसी को अपेंडिक्स हो गया? एक तो सबसे पहले पेशेंट को एकदम जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर अगर बड़े हैं तो राइट साइड पे जैसे मैंने बताया, या आप जैसे आपने कहा वक्की में पेन हो जाती है, राइट साइड पे पेन हो जाती है, या जिस वक्त आपकी जो नाफ है जिसे बेली बटन कहते हैं उसके अराउंड पेन हो सकती है, और जो है आपको पेशेंट को भूख नहीं लगती, पेशेंट को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपेंडिक्स का पता चलता है। और समटाइम्स तो जब बच्चों में या बड़ों में जो काफ़ी देर से प्रॉब्लम चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही तो सर दर्द भी समटाइम्स इसकी वजह से होती है, या जब गाड़ी में चलते हैं तो मोशन सिकनेस जो हो जाती है बच्चे, उसके साथ भी बच्चों में ख़ास तौर पे ये प्रेजेंट करती है। अपेंडिक्स की तशख़ीस कैसे होती है? क्या कोई ख़ास टेस्ट होता है जो कराना होता है जिसकी वजह से इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है अपेंडिक्स की तशख़ीस में वो आपके डॉक्टर का है। आपका जो माहिर डॉक्टर है वो तशख़ीस करता है, और तकरीबन 70% से ज़्यादा ये जो 70 से 90% क्लिनिशियन के पे डिपेंड करती है। उसके बाद हेल्प लेने के लिए अल्ट्रासाउंड करता है, अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाती है, और अल्ट्रासाउंड भी आजकल इतना एडवांस और अच्छा हो गया है कि उसमें भी अपेंडिक्साइटिस का पता चल जाता है, सोजिश का और उसके अलामात का भी पता चल जाता है। लेकिन फिर इधर मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो पतले पेशेंट्स हैं जो थिन लीन होते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड की यील्ड अच्छी होती है, 95% तक भी हो जाती है, और जो 20% या मोटे पेशेंट है जिन्हें हम कहते हैं जिनका BMI ज़्यादा है उसमें वो इतना ज़्यादा अच्छा हेल्प नहीं करता। अपेंडिक्स के मुख्तलिफ इलाज के तरीके कार क्या क्या हैं, और क्या ये सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है अपेंडिक्स की? देखें, अपेंडिक्स जो है अब आजकल के दुनिया में तो ये लोगों ने इसको मेडिसिन से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 80 से 85% लोग मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, और वो हो सकता है उनको फिर कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो। लेकिन कुछ लोगों को दोबारा तकलीफ़ हो जाती है। पाकिस्तान में मेडिसिन आ गई है? जी, पाकिस्तान में मेडिसिन आ गई है? जी, पाकिस्तान में ये मेडिसिन अवेलेबल है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका जो डॉक्टर है तशख़ीस करने वाला वो अच्छा हो, वो तशख़ीस कर ले और आपको इलाज रहे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने किसी एक डॉक्टर ने इलाज तशख़ीस किया है तो आप उसके पास वापस जाएँ कि ये इलाज ठीक नहीं हो रहा, सो दैट वो आपको आगे गाइड कर सके। तो क्या अगर किसी को अपेंडिक्स नहीं है और तशख़ीस से पहले ही अगर वो घबरा रहा है और ये मेडिसिन खाना चाहता है तो क्या ये खा सकता है वो पेशेंट?
इसकी नहीं, कोई मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं नहीं होगा? मैं इसको रिकमेंड या नहीं तकलीफ के बाद ही खानी चाहिए? मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये तो ऐसे ही आप सोचें मुझे ये प्रॉब्लम है और दवाई खा लें, तो ऐसे तो नहीं होता। जब आपकी अलामात आ रही हैं, एक आपके मौलिज ने तशख़ीस कर दी है, फिर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपने जैसे होम रेमेडीज़ कर ली या मेडिकल स्टोर पे जाके कि मुझे दर्द हो गई है, वो किसी भी दर्द के लिए होती है। चूँकि ये जो भी एंटीबायोटिक्स हैं या अद्वियात हैं, ये इतना ज़्यादा इनका क्या कह लें तरीका है या असर करने का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वो इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं जिसमें प्रॉब्लम होती है दे विल एड्रेस इट, आपको तशख़ीस नहीं मिलेगी। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई ऐसा मर्ज़ जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, उसकी जो अलामात होती हैं वो दब जाती हैं और फिर बाद में वो तशख़ीस होती है। तो वो अब वो टाइम था जिसमें अच्छा अगर उसकी तशख़ीस हो जाती तो इलाज मुमकिन होता, और अगर इस तरह हो तो फिर इलाज उसका मुश्किल हो जाता है। और ये भी अगर अपेंडिक्स की तकलीफ़ है तो ये सिलसिला जो है इलाज ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब अपेंडिक्स का डायग्नोस हो गया कि है, ये सब कुछ पता भी है, अब ट्रीटमेंट के लिए वो सिर्फ दवाइयाँ मेडिकेशन सब कुछ कर रहे हैं, और अगर सर्जरी इंपॉर्टेंट और नहीं करा रहे तो क्या ये डेंजर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है? सुना है जान भी चली जाती है। इज दैट ट्रू? उस सूरत बिल्कुल दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल उस सूरत पे जब एक मौलिज ने तशख़ीस कर दी है ये अपेंडिसाइटिस है और इसको सर्जरी की ज़रूरत है, और फिर उस वक्त अगर सर्जरी ना कराए तो अपेंडिक्स जो है ये फट जाती है, इसके अंदर फट जाती है, और फिर जो छोटे सारा ऑपरेशन होता है वो पूरा पेट आपको खोलना पड़ता है, और ये फटती है जब तो इतनी शदीद होती है कि पूरे पेट में पस फैल जाती है, जैसे उर्फ़े आम में जहर फैल गया, और अगर उसका फिर ऑपरेशन ना किया जाए तो ये मरीज़ की जान भी जा सकती है उसमें। अब ऑपरेशन जो होता है ये 100% इसकी श्योरिटी होती है कि इसके बाद अपेंडिक्स वापस नहीं आएगा, या फिर तबीयत नासाज ही रहती है? नहीं, अब चूँकि ये अल्लाह मियाँ ने ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम रखा है, ये जिसम में एक ही अपेंडिक्स होती है, और अगर अच्छा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है और उसने सारी अपेंडिक्स निकाल दी है तो फिर ये अलामात नहीं आती। लेकिन इसके साथ जो अपेंडिक्स के अलावा इस मर्ज़ की एक और ख़ास बात यह है कि काफ़ी सारे और अमराज की ना जो अलामात हैं वो इससे मिलती जुलती हैं। तो समटाइम्स अपेंडिक्स की वजह से अगर पेन नहीं है तो दूसरी मतलब जिस तरह पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो गई, पित्ते की इन्फेक्शन हो गई, या अल्सर का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, तो वो लोग उसके साथ उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए अपेंडिक्स जब एक दफ़ा निकल जाती है तो ये ट्रीट हो जाती है, इसके बाद दोबारा अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकता। ठीक है, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हम अपेंडिक्स के बारे में जान रहे हैं कि कितना ख़तरनाक है और इसको किस तरह से ट्रीट करवाना चाहिए। सारे प्रिकॉशंस भी इनसे पूछ रहे हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद फारूक जनरल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अपेंडिक्स को, और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत शिफा है इनके हाथ में। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट कब तक सेहतियाब हो जाता है वापस, मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में कब तक आ जाता है, कब तक ये सब कुछ हील हो जाता है उसका? देखिए, अब इसमें अपेंडिक्स से ऑपरेशन के दो तरीके हैं। एक तो ओपन अपेंडिसेक्टमी जिसे कन्वेंशनल अपेंडिसेक्टमी कहते हैं, दूसरा लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी है। और अगर आपका करने वाला डॉक्टर अच्छा है तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद पेशेंट को बेड से उठने की इजाज़त मिल जाती है और अगले दिन पेशेंट चल फिर रहा होता है, और नॉर्मल रूटीन में तकरीबन 2 वीक्स तक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। मतलब 2 वीक्स में कहने का मतलब ये है कि 2 वीक्स में गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, और ये तो आम तौर पे ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये पेशेंट पे अपने डिपेंड करता है कि द नेक्स्ट डे द पेशेंट इज़ रेडी टू वॉक एंड डू एवरीथिंग। मेरे तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो उन्होंने अगले दिन ऑपरेशन कराया, अगले दिन या दुबई चले गए या लंदन चले गए, तो इसलिए आई जस्ट रिकमेंड के ऐसी कोई नहीं पेशेंट कैन बी अप इन द कन्वेंशनल तरीका होता था जिसमें एक बड़ा कट लगाते थे, ठीक है, 5-6 कट उसको टांग के ऊपर 5-6 लगा देते थे उस एक कट में। तो अब कोई नए तरीके से जो आप कह रहे हैं कि इट्स सेफ, राइट, लेप्रोस्कोपी, जी जी, उसमें कितना बड़ा कट लग जाता है? लेप्रोस्कोपी में फिर उसकी खासियत ये है कि उसमें 3 कट होते हैं, एक 1 सेंटीमीटर का होता है, दूसरे 5 मिलीमीटर के, तो उससे हम अपेंडिक्स को निकाल 1 सेंटीमीटर का? जी जी। अच्छा, दिस इज़ द लेटेस्ट एडवांस। अब उसमें आप कैमरा डाल के और वर्किंग पोर्ट्स डाल के तो आप उससे अपेंडिक्स को रिमूव कर लेते हैं, और बाद में पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ये अपेंडिक्स कभी इधर कोई सर्जरी हुई थी या नहीं।
अच्छा, अपेंडिक्स की मुमकाना पेचीदगियाँ क्या क्या हैं वो भी बता दें देखने वालों को, अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनको पेचीदगियों का इल्म होना चाहिए। उसमें सबसे कॉमन अच्छा, जो तकलीफ़ की पेचीदगियाँ हैं वो डिफरेंट है और सर्जरी की पेचीदगियाँ हैं वो डिफरेंट है। अच्छा। तो सबसे पहले मैं तकलीफ़ की है कि समटाइम्स पेशेंट को दर्द हुई, उसने मेडिसिन ले ली और वो पेशेंट ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया और उसको पता नहीं चला, फिर कुछ अर्से बाद फिर पेन हुई और सेल्फ़ मेडिकेशन से डिज़ीज़ की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर नहीं होती और पेशेंट जो हैं वो तकलीफ़ में चले जाते हैं। फिर बहुत एक्सपीरियंस मौलिद चाहिए जो कि उसकी तशख़ीस कर सके। और दूसरी बात ये है कि जब इसकी बार बार तकलीफ़ अगर चल रही है तो पेशेंट को भूख नहीं लगती, वज़न गेन नहीं होता और वो तकलीफ़ हो जाती है। फिर पेशेंट को बार बार तकलीफ़ होती है और वो पता नहीं चलता। फिर पेशेंट जब हमारे पास अक्सर आते हैं तो कहते हैं जी हम फ़लाँ जगह पे गए, हम फ़लाँ जगह पे गए और मरीज़ का इलाज किसी ने तशख़ीस नहीं की। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। जब अपेंडिक्स की जब आप निकाल देते हैं, जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर स्टरलाइजेशन ठीक ना की जाए तो ज़ख़म के प्रॉब्लम हो जाते हैं और पेट में पस पड़ सकती है, ज़ख़म में इन्फेक्शन और फिर इसमें अंतड़ियों का जुड़ाव हो सकता है जो कि जल्दी भी हो सकता है कुछ दिनों में और कुछ लंबा भी हो सकता है, कुछ अरसे के बाद भी हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपेंडिक्स की फेस करते हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि एक कोई ऐसी मतलब एहतियात हो सकती है कि अगर अपेंडिक्स जो होना है वो पहले हो ही ना, हम उसकी एहतियात पहले कर लें, हम पहले बच जाएं, कोई ऐसे प्रिकॉशंस जिसके मतलब बचाव वाली कोई चीज़ हो जाए, हो ही ना हमें अपेंडिक्स। हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखे हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इसमें जो लोग ये फ़ास्ट फूड का अब आई मस्ट से कि काफ़ी सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि ये फ़ास्ट फूड खाने के लिए, बाहर से चीज़ें खाने के लिए, काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, हो जाए वो आपके साथ है, बिल्कुल इतना नेक काम करते हैं आप जी। जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें आप मसाले जो यूज़ करते हैं वो आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उन्हें ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो लोग फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में जो लोग बच्चे ये कुरकुरेस और चीटूस, ये इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं ना वो यूज़ करते हैं। जी, चिप्स वगैरह भी, चिप्स और नूडल्स भी इसमें आती हैं। लेकिन ये जितनी प्रोसेस्ड फूड्स हैं और आर्टिफिशियल जिसमें मसालाज होते हैं या मेड और ये सारी चीज़ें, सॉसेजेस भी, हाँ सॉसेजेस भी, ये सारी ये फास्ट फूड के अंदर ये भी मैं नाम इसलिए स्पेसिफिक ले रही हूँ चीज़ों की ताकि आप वो कहते हैं ना आपके खिलाफ हो जाएंगे, मैंने कहा मैं भी जंग लड़ूंगी, मेरे भी खिलाफ हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो उसमें करेंगे। तो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे ही है कि ये जो लोग ये खाते हैं ज़्यादा टिपिकली, अब आप उनसे हिस्ट्री लेते हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ड्रिंक्स भी शामिल है इसमें, और फिज़ी ड्रिंक्स भी शामिल है, लेकिन फिज़ी ड्रिंक्स कम होते हैं। लेकिन आमतौर पर सर्टनली जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं वो फिज़ी ड्रिंक्स भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आमतौर पे ये रिस्क फैक्टर्स हैं जनरली जो आते हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब घर में आपने साफ़ सुथरा खाना खाना है, घर का पका खाना है, घर के साफ़ तेल में खाना है। जो बाहर के जो खाने तेल वगैरह होते हैं उसमें एक ही तेल में कितनी बार डीप फ्राइंग कर करके जो है ना तेल की सलाम दुआ कर देते हैं। इतने गंदे तो बाज़ारी खाने, इतने जर्म्स में मक्खियाँ बैठे हैं, रेडियो के भी खाने खा रहे होते हैं, कटे हुए फल फ्रूट भी खा रहे होते हैं बाहर के। और एक दो और बुरी आदत है कि बाहर से फल लिया, सेब लिया, ऐसे यूँ पोछा और उसके बाद रास्ते में खा लिया। हाँ भाई मीठा है, भाई क्यों, चलो केला ठीक है, केले का छिलका छील लिया, ये सब खुबानियाँ, आलू बुखारे, ये वो रेडियो से पढ़ के खा लेते हैं यार। अच्छा, पहले लोग सब कुछ इसी तरह रेडियाँ रोक के तो खा लेते थे, उनको कुछ नहीं होता था, फसलों से तोड़ते थे, खीरे वीरे खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। अब हमें हर चीज़ की, तो हम हवा भी सूंघते तो हम बीमार हो जाते हैं, क्यों? एक तो ऐसी बात है कि जब आजकल दुनिया ने, लोगों ने ऑर्गेनिक फूड का, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया। आप बाज़ार में जाते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, ये ऑर्गेनिक ये चीज़ है, तो उसमें अगर इफ़ वी गो बैक टू फ्यू इयर्स बैक तो उसमें लोग हेल्दी इसलिए होते थे कि वो खालिश ग़िज़ा खा रहे होते थे।
और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती थी। अब हमारे और बीमारियां भी कम थी। अब हमारे यहाँ ऐसी बीमारियां हैं जो कि पानी में से भी या एक दूसरे से, जिसे हम कंटेजियस कहते हैं, या छूती बीमारियां एक दूसरे से फैल जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जैसे सबसे कॉमन हैज़ा है या ये टाइफाइड बुखार है, जिसका अगर प्रॉपर्ली धुली हुई चीज़ें ना हो आप वो खाएँ तो वो आपको हो जाता है। तो इसलिए बीमारियां भी ज़्यादा हो गई हैं और लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो गई है बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड ये जिसमें ये इंसेक्टिसाइड्स डाले होते हैं, दवाइयाँ यूज़ की होती हैं, उसकी वजह से ये इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा, बैक टू अपेंडिक्स, मुझे बताइएगा कि अपेंडिक्स फट भी जाता है? जी, सुनने अपेंडिक्स में तो फट, यही आता है। हाँ जी, अपेंडिक्स फट भी जाता है और अपेंडिक्स फट जाता है और ये कि इस बड़ी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है और उस सूरत में ये जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका टाइम पे ऑपरेशन ना किया जाए। और जो सही इमरजेंसी है वो फटी हुई अपेंडिक्स ही सही इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर तकलीफ़ चल रही है अपेंडिक्स की तो वो पेशेंट उसको मैनेज कर सकते हैं और डॉक्टर साहिबान को जो कि तजर्बा कर रहे हैं पता चल जाता है कि ये अब इस वक्त किस स्टेज पे फटने वाली है या नहीं है। तो जब आपको एक डॉक्टर कह रहा है कि ये अपेंडिक्स फटने वाली हो सकती है तो फिर उस टाइम में आप जल्दी सर्जरी करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बैठते जी, हैं, राइट? तो दोनों जगह का आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। अल्लाह का एक शुक्र। सवाल बड़ा खुल के मैं आपसे पूछना चाहूँगी और वो ये कि मुझे बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होगा, प्रॉपर देखा नहीं जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट सही नहीं होती, ऑपरेशन सही नहीं होगा, और प्राइवेट अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। इज़ दैट ट्रू, या फिर गवर्नमेंट में आपको लगता है ज़्यादा अच्छा इलाज? नहीं, मैं आपको ये बात तो बिल्कुल मैं इस पे एग्री नहीं करता और मैं इस पे मुत्तफिक नहीं हूँ। आप अगर हमारे मेयो अस्पताल को ही देख लें तो उसमें अल्लाह के मेहरबानी से और फजल से स्टैंडर्ड तरीका इलाज होता है कि जो दुनिया में किसी भी जगह पे इक्विवेलेंट है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इलाज उससे कमतर हो। और ये देखें कि बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करता है। आमतौर पे हमारे पास सरकारी अस्पताल में जब मरीज़ आता है तो वो बीमारी की स्टेज पे होता है कि जिसको हर बंदा कहता है अच्छा नहीं इसको आप सरकारी अस्पताल ले जाएं, मेयो अस्पताल ले जाए या दूसरे किसी अस्पताल में ले जाएं। तो उस पे जब उस स्टेज पे हम इलाज करते हैं तो उस स्टेज की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से सम टाइम्स इलाज लंबा हो जाता है। लेकिन ऐसी कतई कोई सूरत नहीं है कि जो ऑपरेशन मेयो अस्पताल में होता है वही प्राइवेट अस्पताल में होता है। सही बात। इसमें कोई और डॉक्टर्स भी वही अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और मेयो अस्पताल की और सरकारी अस्पतालों की ये खसूसियत है कि वो तो 24 घंटे अवेलेबल है और 24 घंटे ही अच्छा ऑपरेशन हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में आप किसी में जाएं और किसी में ना जाएं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एलैबोरेट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बहन जिनको बस रिसेंटली हमने खोया है और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए, मेरी अप्पी, तो पहले हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा भी चार्ज किया। पैसा तो चलो जाए बाद में, मगर इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं थी, ऐसी सर्विसेज नहीं थी, ऐसी लुक आफ्टर नहीं थी जैसे जब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गई मैं, तो वहाँ पर इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई। क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, जितने थे वो मैं ट्रीटमेंट में लगा चुकी थी, तो उसके बाद मुझे शिफ्ट करना पड़ा। और मैंने जैसे कि मदद ली थी, मैंने पहले भी बताई थी कि मैंने उनको बताया था कि मैं फ़िज़ा जो हमारे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि आप इस अस्पताल से 1 सेकंड से भी पहले निकल जाएँ तो लुटेरे अस्पताल है। और फिर जिस अस्पताल का मुझे रेकमेंड किया, मैं जहाँ पर गई उनको इतनी अच्छी सुपरविजन मिली। ठीक है, उनको नहीं पता था कि फ़िज़ा की बहन है, मगर उसके बावजूद टोटल लुक आफ्टर थी। इतने सारे सर्जन्स, इतने सारे डॉक्टर्स होते थे। सुबह एक दौरा होता था जिसमें सारे टॉप डॉक्टर्स जो थे ना, 9 डॉक्टर्स जिनके अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलते, वो सारे प्रोफेसर्स वहाँ पे दौरे पे आते थे। वो सारी उन डॉक्टर्स की भी फ़ाइल चेक करते थे जो 24 घंटे वहाँ पे जो अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते थे, नाइट की, डे की शिफ्ट में। और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट कि मैं आपको बताऊँ कि जिन डॉक्टर्स ने मेरी बहन के लिए कह दिया था, साइन करवा लिया था कि वो नहीं बचेंगी, उसके बाद वो 1.5 महीना वहाँ पर महीना जो है वो ज़िंदा रही, सही रही, बात करती थी, वेंटिलेटर से वापस आ गई थी। और मैं आपको बताऊं कि अपने प्यारों का इलाज बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, उनका बहुत ख़ास ख्याल करना चाहिए, बहुत सही डॉक्टर्स, सही हॉस्पिटल्स जो है वो आपको चूज़ करने चाहिए। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपको सच्ची लफ्ज़ों में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि गवर्नमेंट हस्पताल जो है, मैं समझती हूँ कि आज के प्राइवेट हस्पताल उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ना वो लुटेरी दुकानें हैं, ना कुछ है। हाँ, आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ता है, पर्ची लेके जानी पड़ती है, इधर अप्रूव करानी पड़ती है, इधर नीचे भागना पड़ता है, वो आप कर सकते हैं, उसमें आपके हाथ पैर कुछ नहीं है।
आप अपनी जेब के हिसाब से काम करें। ट्रीटमेंट वैसे सबसे अच्छी गवर्नमेंट अस्पताल में होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई की। आप जिसको अगर कोई अपेंडिक्स का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन अपना इलाज और ऑपरेशन करा लीजिए। जान है तो जहान है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे अच्छा रिश्ता हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए हमको अच्छी चाय बनानी आनी चाहिए। अच्छे रिश्ते के लिए हमें नमाज़ पढ़नी आनी चाहिए। अच्छे रिश्ते के लिए हमें अच्छा बनना चाहिए और लड़की को कूल होना चाहिए, फजूल नहीं। और रोटी जो है ना बिल्कुल गोल बनानी चाहिए। सफाइयाँ अच्छी कर ले, झाड़ू तपड़ा पोछा झाड़ अच्छी बनानी चाहिए। इस वजह से फिर अच्छे रिश्ते आते। बाल लंबे होने चाहिए, कद दराज होना चाहिए, ज़ुबान ज़्यादा दराज नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से तरीके जो है ना वो आपको अपनाने पड़ते। हल्की फुल्की चाल ढाल और थोड़ी सी सजावट, बाकी खूबसूरती, सारा कुछ मिलके एक अच्छा रिश्ता करवा देती है। और अखलाक शीरी तो मुल्कीरी। तो हम बात करेंगे आज कि अच्छा रिश्ता कैसे मिलता है। और अच्छे रिश्ते के लिए जिनको मैंने यहाँ पे मधु किया है, शी इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन। बहुत अच्छे रिश्ते कराने में बहुत माहिर हैं और बहुत प्रैक्टिस है इनको। बड़े लोगों के घर बसाए हैं इन्होंने। रुबीना खावर जी मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ वेरी गुड सोल, हम्बल सोल। और पैसे की दुकान नहीं उन्होंने खोली हुई, मगर ये कि रिश्ते अच्छे कराने में बहुत कारआमद मदद करती हैं फैमिलीज़ की। कैसी है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। मैं तो बहुत इसमें शर्म आ रही है। क्यों? कि आपने इतनी तारीफ़ मेरी कर दी। तो भाई आप देखें, बोल्ड है, ब्लंट है, माशाल्लाह, अच्छे काम करा रही हैं। एंड यू नो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर यू। मनी इज़ नॉट तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी तो खुद फैमिली सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड हैं, सब कुछ है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना ही यही चाहूँगी कि ये अच्छे रिश्ते होते क्या है जी रुबीना जी? कि जो आती है फैमिली आपके पास, या लड़का या लड़की की फैमिली, आपसे पहला सवाल यही करती होगी जी हमें बहुत अच्छा सा रिश्ता चाहिए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये होता क्या है? जी पहले तो मैं आपको लड़के की माँ का बताती हूँ। लड़के की माँ आएगी मेरे पास तो वो जाहिर है वो अकेली नहीं आती, अपनी बेटी भी उसने साथ बिठाई होती है। तो वो आके कहती है कि भाई मुझको तो आप बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, लड़की बड़ी खूबसूरत, मेरा आप बेटा देख लें, मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत। तस्वीरें दिखाई गई लड़के की। समटाइम्स बॉयज़ ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो सिटिंग विद हिज मदर। तो लड़का बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ माँ ही बोलेगी कि भाई लड़की जो है बहुत खूबसूरत हो और बहुत वेल एजुकेटेड हो। ये तो ठीक है, ये तो उनका राइट है कि लड़की वेल एजुकेटेड हो और स्मार्ट हो और लंबे बाल हों उसके, यानी हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। दुबली हो, वो तो स्मार्ट आ गई ना। हाँ, तो हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो बस तो मैं सुनती रहती हूँ, मैं कहती चले ठीक है। तो मैं तस्वीरें भी दिखाती हूँ, नहीं इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा फिर मैंने एक माँ थी, ऐसी लेडी थी, तो उसको मैंने मिलाया भी बहुत सारे लोगों से, यानी फैमिलीज से। उनकी लड़कियाँ जैसे उनकी डिमांड थी वैसे ही। बाद में उनकी माँ कहती है कि ना नहीं, जस्ट इमेजिन कि वो क्या क्या नोट करती हैं लड़के की माँ। नहीं ये लड़की प्यारी तो थी, सब कुछ था, इसके दांत ज़रा बाहर है, मामूली से दांत ज़रा बाहर है, नहीं आप मुझे दूसरी कोई लड़की दिखाए। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि, और हम क्योंकि ट्रेंड है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर अबाउट 9 वीमेन, ऑल आर डॉक्टर, इधर इंजीनियर, एक्सक्लूडिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी शादियां करा चुकी हैं अभी तक आप? कितने माशाल्लाह काफ़ी अंदाज़न फॉर जस्ट समझे 50 तो होंगी। वाह जी। और माशाल्लाह ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं ऐसे कहूँ, यानी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेजॉरिटी जो है वो बहुत खुश है माशाल्लाह। और उनके ही रिश्तेदारों, उनके ही ख़ानदान से मुझको रिश्ते आते हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ एडवर्टीज़मेंट करना ही नहीं पड़ता हम लोगों को। अच्छा रिश्ता कराने के लिए कि दोनों ख़ानदान का बराबरी में माली ज़रा लेवल पे होना, बराबर होना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, जैसे अब लड़का है, अब ये लड़के का घर अगर एक कनाल का है, तो वो जब लड़की लेके आए तो प्लीज़ 2 कनाल की लड़की, 2 कनाल के घर की लड़की ना लेके आए। वो तो फिर बहुत मिसमैच हो जाएगा ना। आपको पता है लड़की तो डिस्टर्ब हो जाएगी, सब कुछ दरम बरम हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो आपने कनाल की बात कर दी। सपोज़ अगर लड़का जो है डिफेंस में रहता है और लड़की ब्याह कर लानी है इचरा की, और इचरा में रहती हो,
तो क्या ये सही है, आ जाती है लड़की इछरा की लड़की ब्याह के, या मना करते हैं कि हम इछरा जाएंगे, हम मिलने के लिए इछरा जैसी सोसाइटियों में भी अब घूमेंगे फिरेंगे, नाम लिया ऐसी कोई बात करते हैं? या जैसे नागिन जोरंगी जाएंगे, हम तो यहाँ पे रहते हैं, DHA की पैदावार है, हम गुलबर्ग में रहते हैं, हम ये रहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो माँ पहले लिखवा देती हैं मुझे कि जी हम इन एरिया का रिश्ता चाहिए, इन एरिया का नहीं चाहिए, ब्लॉक है, चाहे लड़की जितनी अच्छी हो, प्यारी हो, सलीके वाली, प्यारी हो और जितनी भी एजुकेटेड हो। और ख़ास तौर पे ये तो आपने मुझे कहा ना, इसका बहुत ही आपने इस्लाम एरिया का नाम ले लिया। इवन इन गुलशन रावी का नहीं, वो कहती हैं गुलशन रावी की लड़की ना दिखाएं, सब्ज़ाज़ार की लड़की ना हमें दिखाएं, हमें अब दिखाएं पॉश एरिया की दिखाएं जैसे हमें। अच्छा, बस इस तरह, हाँ जी, इसी तरह ही। मगर बाद लोग तो मेरे ख्याल कॉम्प्रोमाइज़ से कर ये लेते हैं। वैसे ये लड़कों के साथ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ भी होता होगा। अगर लड़की वाली फैमिली है तो फिर वो भी यही कहती होंगी कि हमें इन एरिया में अपनी बेटी को ब्याना है, इन एरियाज में नहीं ब्याना, सब्ज़ाज़ार की नहीं होनी चाहिए, सब्ज़ाज़ार की नहीं, मॉडल टाउन का रिश्ता दिखाओ, मॉडल टाउन का रिश्ता दिखाओ, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये EMI का दिखा दें ऐसे ही। क्या इन जगहों से अच्छा रिश्ता मिल जाता है? मेरा सवाल बिल्कुल है। मिलता है, क्यों नहीं, इन जगहों से भी अच्छा रिश्ता मिलता है। और उन जगहों में अच्छा रिश्ता नहीं मिलता? नहीं, उन जगहों पे भी बहुत अच्छा रिश्ता, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां बेचारी बैठी हुई हैं। फिर हम तो रिश्ते में जगह का क्या ताल्लुक है? क्या अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है, ये जगह होना काफ़ी है? आई एम नॉट गेटिंग, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं प्लीज़? ये असल में बस मेंटेलिटी है ना लोगों की। असल में ये जो लोग होते हैं ना, ये भी वहीं से ही आए होते हैं वहीं से आए होते हैं, मगर ये थोड़े अमीर हो जाते हैं तो ये अब फैशन टाउन आ जाते हैं, ये मॉडल टाउन आ जाते हैं, ये DHA चले जाते हैं। हाँ। तो फिर वो तो कहते हैं अच्छा ये किधर है ग्वाल मंडी, हाँ। हमें तो नहीं आए पता। पीछे से ये भी अंदरून हीरा मंडी से होता है। अपनी तरफ से ये भी संजय लीला बंसारी की फिल्म से निकले हुए होते हैं, मगर यहाँ आके कहते हैं नहीं जी, हमें इस घर के इस एरिया की लड़की नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे बस ऐसे कहते हैं बस। और मटीरियलिस्टिक भी होते हैं ना फिर ऐसे। पर मेरे पास जो है ना, मेरे पास मटीरियलिस्टिक आइस है कि मैं तो रजिस्टर करती नहीं जो मटीरियलिस्टिक लोग। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें, क्या आपसे ये भी पूछा जाता है कि यार ये जो रिश्ता आप मुझे यहाँ से करवा रही हैं, ये जो रिश्ता यहाँ से आप बात कर रही हैं, अगर कोई अच्छी जगह का रिश्ता चल जाता है और बातचीत थोड़ी लड़की अच्छी लग गई, लड़के को भी पसंद आ गई, तो क्या ये वाले भी सवाल किए जाते हैं कि यार ये जो है प्रॉपर्टी का पता करो, ये प्रॉपर्टी कितनी है इनके पास? नहीं। इनके पास ये जो फैक्ट्रियाँ ये कितनी हैं, ऑफिस कितने हैं, अपार्टमेंट कितने हैं, कैश कितना है इनके अकाउंट में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बाप ने क्या बेटे के नाम ये मलकियत कर दी है जिस घर में रहते हैं? मतलब अगर कोई झगड़ा तो नहीं होगा, दो भाई हैं, ये ना हो कि जिस घर में हम भी आके अपनी बेटी को भेजें उस घर पे कल को झगड़ा हो जाए, तो भाई प्रॉपर्टी किसके नाम है? पहले हम बड़े बेटे से बात कर रहे हैं रिश्ते की, तो बड़े बेटे के नाम घर है कि नहीं, बताएं। नहीं, मेरे पास ऐसे लोग नहीं आते और मैं ऐसे लोगों को आने ही नहीं देती, क्योंकि आप देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बाकायदा ट्रेनिंग हमें मिलती है, हर महीने हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये है कि अगर कोई लड़का है तो कोई लड़के वाले मुझे फ़ोन, अव्वल तो 85% मेरे जानने वाले ही लोग होते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अबू धाबी लंदन से है। अब यहाँ पर वो भी लोग यहाँ पर आ गए हैं, जाहिर है कि अपने मुल्क में तो आना ही है, तो इसलिए PR भी है माशाल्लाह मेरी। अच्छा, आपके अपने सोशल सर्कल की भी बहुत PR है जो आप पे रिलाई करते हैं? जी। मगर फिर भी ऐसे अनाड़ी आ भी तो जाते होंगे। बस अच्छा, तो वो हमारा हमें ये मतलब वहाँ से कहते हैं कि अगर जितना कोई लड़का है तो अब लड़के, मैं उन लोगों को नहीं जानती, तो वो टेलीफोन करेंगे कि मिसिस खावर हमने आपका नंबर लिया है, हम आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं एकदम लड़के वाले जो है ना उनको 3 महीने, यकीन करें 3 महीने उनको मैं 3 महीने बाद बुलाती हूँ, इसलिए कि मैं ऑफ एंड ऑन उनको टेलीफोन करती हूँ। कभी उनकी माँ से बात करूँगी, कभी बाप से करूँगी, कभी बहन उठा लेती है फ़ोन। मैं ये देखती हूँ कि वो किस तरह के लोग हैं। अच्छा, ब्रेक लालची लोग तो नहीं है। लेनी पड़ी। ब्रेक के बाद मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल करना है और मुझे पता आप सही का सही जवाब देंगी, दूध का दूध पानी का पानी, यहाँ पर जवाब मिलेगा मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, रहिएगा मेरे साथ। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हमारे पास मैच मेकर खावर जी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और मैं इनसे सवाल करने लगी हूँ, वही जिसमें बड़ा सस्पेंस था। सवाल ये है कि जब कोई लड़की आ रही होती है शादी करके, ब्याह के, आपने किसी का रिश्ता कराया होता है, तो क्या लड़के वाले पूछते हैं कि यार एक बार चेक कर लेना, जितना तोला सोना हमने बोला था उतना तोला वो अपनी बेटी को दें, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए मगर अपनी बेटी को तो दें, इस तरह के डिमांड होते हैं?
नहीं, मेरे पास आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे पास कोई ऐसे डिमांड वाले लोग आए नहीं है। मेरे पास तो जो लोग इतने आप अच्छे हमसे लोग, छुपा रही हैं। नहीं, आई स्वेयर। इतने शरीफ, इतने अच्छे लड़के लड़कियां कहाँ हैं दुनिया में? घर वाले ऐसे, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? बेचारे लड़के लड़कियों की तो अच्छे घरों में शादी नहीं हो पाती, मुश्किलों से, उनके पेरेंट्स की खुद की वजह से, क्योंकि वो उनके लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ रही होती है जो रिश्ते उनके लिए लिखे ही नहीं होते। अच्छे रिश्ते तो गवा देते हैं पेरेंट्स, और इन्हीं चक्करों में रह जाते हैं, बच्चों की खुशियाँ उसमें होती नहीं हुई, बच्चे फंस जाते हैं। देखिए मेरे पास तो लालची लोग आते ही नहीं है, मतलब मैं उनको रजिस्टर ही नहीं करती, क्योंकि मैं टेलीफोन में बात नहीं, आई स्वेयर। देखिए मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अच्छा। देखो ना, कोई नहीं है। देखिए एक तो पहले तो मैं कहती हूँ कि मेरे एक्वेंटेंसीज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरी सर्कल में, तो वो ही मुझे कहते हैं, कोई लालच में नहीं। तो मेरे पास तो जो पहले बात करता है, मेरे पास तो जो लड़के वाले आते हैं ना, वो तो ये लिखने को भी तैयार होते हैं कि हमने कोई जहेज नहीं लेना। सच्ची है? बिल्कुल। आप आए मेरे ऑफिस में, आए, मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगी अक्सर। तो फिर जब ये बात होती है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि नहीं जी उस एरिया में सब्ज़ार की लड़की नहीं? बस वो, फिर ये क्यों है? बस पता नहीं। अगर अच्छे ही लोग हैं तो फिर अच्छे हैं, तो फिर अच्छों में फिर ये भी होना चाहिए ना कि सब्ज़ार की भी लड़की हो तो फिर रिचरा की भी हो। अच्छा, मैंने किसी को कहा, मैंने कहा सब्ज़ार की लड़की है जैसे आप मांग रहे हैं वैसे। नहीं, सब्ज़ार की नहीं। क्यों? कहते नहीं, वो हमारे ना 2-3 रिश्तेदारों की सब्ज़ादार में हुई तो तलाक हो गई थी उधर सब। अब सब्ज़ादार का क्या कसूर है कि तलाक हो गई थी उधर? तो नहीं, हमने सब्ज़ादार में तो करना ही नहीं। इस तरह के ना वो बस वो लेम जो भी है। अच्छा, डिमांड क्या आती है कि लड़की काम करती हो, बाहर एस्टेब्लिश हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई जॉब कर रही हो, बैंक में हो, या फिर बिल्कुल कहते हैं कि नहीं हमें घर की सीधी सादी लड़की चाहिए? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। ये तो देखें, ये होता है, अगर वो डिपेंड होता है लड़का, अगर लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी उनको डॉक्टर चाहिए, ठीक है ना। और पढ़ी लिखी तो सबको चाहिए लड़की, कि पढ़ी लिखी हमें चाहिए, चाहे वो ऑफिस में। एक और बात है, ऑफिस जॉब वाली नहीं उनको पसंद। ऑफिस जॉब नहीं, ऑफिस जॉब नहीं। और जो मेरे पास आती हैं, और जो ऑफिस जॉब वाली क्यों नहीं पसंद? मतलब बस और जो बैंकर तो पढ़ी लिखी तो होती है वो, मगर काम ना करती हो। काम ना करती हो, ऑफिस वाली नहीं हमें चाहिए। हमें बैंकर नहीं चाहिए लड़की। बैंकर भी नहीं चाहिए। अच्छा, और अच्छा है, अकाउंट्स में अच्छी होगी, बेटे की गलतियां गिन गिन के निकालेगी। क्यों? और वो तो कहते हैं हमारे तो, बल्कि लड़कों की तरफ से मेरे पास 1-2 रिश्ते थे कि जो बैंकर थे लड़के, इतने स्मार्ट, इतने अच्छे, तो वो माँ बाप कहने लगे कि ना नहीं, बैंक का वाला लड़का भी नहीं। लड़के तुम लोग भी फारिग बैंकों वाले, बैंकों की जॉब ना करना, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ये तो बता रही है मिसेस खबर। देखा, अच्छा ये भी मसला है। ये भी मसला है। ये रीजन कुछ पता है पीछे की क्या? बस जुगाड़ क्या है? हराम हलाल का कहते हैं नहीं, ये जो बैंक के जो पैसे हैं ये हलाल नहीं होते, फिर ये सब चले जाते हैं। फिर इस तरह आपको पता है कि हमें तो यही जो ट्रेनिंग मिलती है ना, यही है कि हम आर्ग्यूमेंट आपसे नहीं कर सकते। आपने जो कह दिया हम कहते ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी बेटी है सामने बैठी हुई है, अब मुझे वो नहीं नज़र आ रही 26 ईयर्स की, तो आपने कह दिया 26 की, हालांकि मैं देखने में वो 30 ईयर्स की लग रही है, तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती आपके साथ, ठीक है आपने। मगर इसका क्या है, इसका उनको नुकसान पहुंचता है। वो 26 लिखवा देते हैं ना, लड़की जब होती है 30 की, तो जब वो मिलते हैं, जब लड़के वाले देखते हैं, तो वो देखकर तो फिर वापस हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो फिर मुझे ही कहते हैं, उनको तो नहीं ना कहेंगे नहीं मिस खावर आपने ये तो लिखा हुआ था इसने प्रोफाइल में 26 साल की, ये तो 30 की लग रही है, हमने नहीं 30 की करनी। अच्छा, एक और बात जो आज तक मुझे लगता है माशरे में किसी ने डिस्कस नहीं की, वो सवाल आपसे मैं पूछती हूँ क्योंकि आप मैच मेकर हैं, तो जब तक ये लड़की ब्याह के घर जाके अपने सेटल ना हो जाए तब तक तो आप सलाम दुआ पूछताछ रखती होंगी ना, ठीक है। आपने कोई एक लड़की ब्याही सपोज ऐसे, क्योंकि बहुत से केसेस मैं पहले भी जब शोज़ करती थी तो मेरे शो पे आ चुकी हैं, लड़कियों का निकाह कराया, लड़कियों का निकाह हो गया, लड़कियां अपने घर चली गईं, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो लड़के वाले नहीं कराते निकाह की, ठीक है। वो ये चेक ट्रायल कर रहे होते हैं कि लड़की ठीक है कि नहीं है। ख़ास तौर पे ये मुल्क से बाहर से आए हुए जो रिश्ते होते हैं उनमें मोस्टली ज़्यादा होता है कि लड़की के साथ निकाह कर लिया, तो वो ट्रायल बेस चेक कर रहे होते हैं कि भाई कैसी चल रही है कहानी, सही चल रही है कि नहीं चल रही। अब वो लड़के के खाते में उसके ख़ानदान के स्टैंप ना लग जाए कि भाई ये लड़की से हमारा निकाह हुआ था या हमारी एक शादी काउंट ना हो जाए रजिस्ट्रेशन की, तो उस चक्कर में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते होते। ऐसे भी केसेस आते थे, आप लोग करवाती थी कि आपका क्या काम होता है कि सिर्फ निकाह करा दिया, खुदाफिज फंक्शन हो गया, या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन
कॉपी, निकाहनामा उसका हक में है, उसकी डीड, उसके सारे नहीं, लॉज नहीं, क्लॉज ऐसी- सब कुछ देख भाल के निकाहनामा के नहीं, फिर आप ये शादी को हैंड ओवर करते नहीं हैं, नहीं क्या नहीं, होता है? नहीं नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं। हमारा तो सिर्फ बस यही है कि मैच मेकर, हम जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक मैं आपको लड़की दिखाती हूँ, आपको नहीं पसंद खानदानों आती, से दूसरा मिलवा तीसरा दिया। चौथा, फिर आप खुद मिलें। बाहर के ओवरसीज के रिश्ते आते हैं? ओवरसीज के भी रिश्ते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब ये वो किस तरह की डिमांड होती है? ओवरसीज के रिश्तों की क्या overseas- डिमांड है? वहाँ पे overseas तो के बड़ा खुला जहन होता है कि लड़की काम भी कर रही हो। वहाँ पर हाँ जी, उनका ये है। अब ये छोटी सी बात है कि मेरे पास ना यहाँ पर एक लड़की आई, तो वो हम लोग मुलाकात थी, मीटिंग टाइम था जी। तो वो लड़की डॉक्टर थी और आई थी या मैनचेस्टर से आई थी। अच्छा। तो वो बैठी हुई और उसकी माँ बैठी हुई मेरे पास, उसकी बहन बैठी हुई, इतने में एक और फैमिली आ गई जिनको कि मैंने टाइम दिया था शाम का। तो वो कहने लगे नहीं भाई, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो प्लीज़ आप हमें टाइम दें। वो लाहौर के ही थे। तो आके बैठे, तो वो लड़का भी एजुकेटेड था। लड़के ने लड़की को देखा, वहाँ पर आमने सामने भी देखा। माँ उसके भी माँ बाप थे, उसकी माँ थी और भाई था, बहन थी लड़की की। तो वहीं उनको पसंद आ गया, वहीं सेट हो गया, वहीं रिश्ता। वो इतना खुश हैं, ये 1 साल हो गया उनकी शादी को। अच्छा। वहीं सेटलमेंट हो गई मेरे ऑफिस में ही वाह। उनकी। और वो इतना खुश, माशाल्लाह इतना खुश। आखिरी सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी डिवोर्स्ड औरतें होती हैं जिनके रिश्ते के लिए इनकार कर दिया जाता है, तो क्या डिवोर्स औरतें जो होती हैं वो कोई सेकंड हैंड पीस होती हैं, बाज़ार में पड़ा या दुकान में कोई पड़ा, जिनको उठाना या जिन पे पैसे लगाना है, जिन पे इन्वेस्ट करना लोगों को बहुत बुरा लगता है या गाली समझा जाता है, या उनको यूज़ करना एक सामान को, सेकंड हैंड पीस को, उनको लगता है इट्स जस्ट नॉट माय पीस। तो ये सब ठीक है क्या? ऐसे रिश्ते भी कराए हैं आपने डिवोर्स के, बेवाओं के, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों समेत औरतों के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं या फिर उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है? नहीं, माशरे उनको में रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। देखिए, बच्चे वाली जो औरतें होती हैं उनको तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वो क्यों? नहीं, बाकी जबकि बड़ा सवाब है बहुत कि सवाब अगर है, किसी, एक तो ये सवाब कि कोई औरत डिवोर्स्ड है उससे शादी करना सवाब, फिर उसके आगे अगर बच्चे हैं उनको अगर किसी कोई अपनी कफालत में ले लेता है, शफकत में ले लेता है, तो उसका और डबल सवाब है। डबल सवाब। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। बिल्कुल सही है। बस लोगों की ज़हनियत है ना। हाँ, ये डिवोर्स का पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बताया था ना अबू धाबी से मैं आई हूँ, तो वहाँ पर ना हमारे यानी हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो वो लड़का जो था वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह ही है। तो उसकी मैंने करवाई, उसका वो अनमैरिड था, और जो लड़की थी वो मैंने बताया ना, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। तो मेरी कोलीग की नंद थी और वो डिवोर्सी थी, 1.5 साल से बेचारी बैठी हुई थी। तो उससे मैंने करवाया, यानी वो अनमैरिड था और वो मैरिड थी। तो माशाल्लाह इतना अच्छा उनका आज 7-8 साल हो गए, इतना अच्छे हैं। वो कहती है कि मियाँ बहुत अच्छा, मियाँ कहती है कि बीवी बहुत अच्छा। चले, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए, और आई होप जो माशरे में चल रहा है, जो माहौल है, जो ट्रेंड है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। उस हिसाब से हमने इनसे भी पूछा कि व्हाट इज़ द ट्रेंड राइट नाउ रिश्ते के लिए। तो अल्लाह ताला हर बेटी का, हर बेटे का जो मैच मेकिंग है वो बहुत अच्छा हो, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जोड़े जो है आसमानों में बनाए हैं। बिल्कुल सही ठीक है, वो कहते हैं ना, पहले सोचा गया, फिर समझा गया, फिर बनाया गया, फिर उसी से हमें छुपाया गया, फिर मिलाया गया, फिर हुस्न वो दिया बरिश्तिश के लिए, फिर उसी से हमें लुभाया गया, फिर मेरा दिल हाय बनाया गया, फिर उसी के लिए उसको उसके अंदर सजाया गया, और फिर आखिर हमारा होना ही था। तो इस तरह से ये मैच मेकिंग होती है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और सबके रिश्ते कायम रखे और खुशहाल रिश्ते मिले, सबको अच्छे वक्त मिले। मेरी बहुत सारी दुआ के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, एक ज़बरदस्त न्यूज़ समझिए आप कि भाई पाकिस्तान से 3 लोग जा रहे हैं सवार होके लंदन। सवार होके हाँ, सवार होके रिक्शे पे। कैन यू इमेजिन, रिक्शे पे 3 लोग लंदन जा रहे हैं। सुन के अजीब सा लग रहा है ना, मगर वाकई पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से जा रहे हैं PM ऑफिस से, और पता नहीं किस तरह से जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे यार, ये क्या तरीका है, ये क्या सोच है। मुझसे तो रिक्शे पे इछड़ा नहीं जाया जाता, मैं तो पर्दे लेने जाती हूँ मोस्टली वहाँ पे। ये कैसे जाएंगे, पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद नासिर हुसैन, अब्दुल मलिक कुरैशी, मिस मुसरत कैलाशी लेडी। आहा,
तीन लोग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले है सैयद नासिर जी, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और अब्दुल मलिक कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और मेरे साथ कॉल पे हैं कलाशी लेडी मिस मुसर्रत। क्या हाल है जी? ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा जी। इतनी खूबसूरत सी आपकी तुम्हें पिक्चर देख के एकदम से प्यारी प्यारी शक्ल, माशाल्लाह खूबसूरत, हसीन, और रिक्शे पे बैठी हैं, चला रही हैं। अच्छा जी, आप बताइए कैसी तबीयत है जी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बेहतरीन जी। वाह। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस हियर ऑन योर शो। और नासिर साहब आपकी तबीयत कैसी है? जी एक मैं कहूँगी कि आप इससे पहले कि बात शुरू करें, अगर आप एक बार कह दें, जिन जिन मेरे भाइयों की मूछ है, मूछ पकड़ के, तो उसको आप एक बार कह दें, मुझ नहीं तो कुछ नहीं, मज़ा ना आ जाए। नहीं बिल्कुल जनाब, सुन लें जो मैडम ने कहा, मुझ नहीं तो कुछ नहीं। आय हाय क्या लगा है जी मज़ा आ गया जी। खास आप ख्याल रखते होंगे, देसी घी लगाते होंगे, मक्खन लगाते होंगे, ऑयल्स की है ना? मेंटेनेंस क्या में बात है, आपकी ख्याल चीज़ तो ऐड रखें। करूँ, बेसिकली ये हमारा कल्चर का पार्ट है ना, मूछ, हाँ। तो हम मूछ को भी बाहर लेके जा रहे हैं। यार अच्छा मुझे बताएं, रिक्शे पे आप लंदन जा रहे हैं पाकिस्तान से, पीएम ऑफिस से, किस दिन निकल रहे हैं? हमारा प्रोग्राम है 14 अगस्त दिस ईयर। हम अपना सफ़र शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको 7 मुल्कों से लेते हुए रिक्शे के ऊपर हम लंदन जाएंगे। तो ये जहन में क्या है, क्या सोच आई, रिक्शे की क्या सोच आई? जी ऐसे हुआ कि आफ्टर रिटायरमेंट हमने सोचा कि पाकिस्तान की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान हमें बहुत कुछ दिया, तो इन रिटर्न हम पाकिस्तान को क्या दे सकते अब हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर भी हैं। जी मैं कमांडर रिटायर्ड हूँ जी। और फिर जब हमारी ये सोच आई तो फिर हमने कमांडर से डिस्कस किया कि हाउ वी कैन सर्व पाकिस्तान नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट। ही इज योर फ्रेंड? जी ही इज़ माई फ्रेंड। तो मैंने फिर जब हमने ये प्लान 35 किया, साल के फ्रेंड हैं। 35 साल के जी फ्रेंड? ये टुगेदर जी। अच्छा। तो उसमें फिर हमने कहा कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, कल्चर है, टूरिज़म जो है हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है, इतनी सारी सिविलाइजेशंस हैं यहाँ पे, तो हम इसको प्रैक्टिकली बाहर कैसे लेके जाएं। अभी तक देखें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऑफिस टॉक्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल स्टेप किसी ने नहीं उठाया था। तो फिर हमने ये बेड़ा उठाया इंशाल्लाह, और फिर रिक्शा को हमने चूज़ किया क्योंकि ये भी पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है। उसके ऊपर हमने ट्रक आर्ट किया, उसको हमने पूरी वेल प्लान करके इसको कि कोई इसके अंदर कोई सिकम ना रह जाए। और फिर हमने कहा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, हमें साथ कोई लेडी को भी रखें। तो फिर हमने क्लास से मुसर्रत हैं हमारे साथ, शी इज़ माशाल्लाह वेरी ब्रेव। इनसे कैसे मुलाकात हुई, ये कैसे टीम में शामिल हुई, ये हमने ये रिक्शा जर्नी में इनका सफ़र कैसे आपके ये मैं साथ आपको शुरू? बताता हूँ। हुआ ये कि क्योंकि हमने अब्रॉड जाना था, तो हमने कहा थोड़ा सा इंग्लैंड इसकी टफनेस चेक करें, खुद अपने आप को भी टेस्ट करें। तो 2 इवेंट्स हमने पाकिस्तान में किए, एक चोलिस्तान रैली वो अटेंड की, माशाल्लाह बहुत कामयाब रही। उसके बाद जब हमने कहा इसको हाई टेरेंस पे चलाते हैं, तो वो हमने एक इवेंट आ रहा था चिलम जोशी का 2 महीने पहले, तो हमने कहा एक अपॉर्चुनिटी है, लेट्स को हिट करते हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो पहुँच गए, माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे रिक्शा हिस्ट्री में पहुँचा उस ट्रैक पे, जो कि 4x4 का ट्रैक है। प्लस जो फिर उनका हमने त्यौहार अटेंड किया जोशी का, तो वो हमने देखा कि क्योंकि हम कॉर्नर मलिक ने बताया कि ये आपका हमने कल्चर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमने जब उनका देखा ड्रेस और ये सारे यूनिकनेस, तो हमें बहुत अट्रैक्ट की। फिर हमने ना थोड़ा सा वर्कआउट भी किया हुआ था, क्योंकि हमारा लंदन में एंड हो रहा है। तो आपको ऐसा याद होगा 2018 में केट और विलियम आए थे पाकिस्तान, तो स्पेशली वो उन्होंने कहा था कि मुझे कलाशी ट्राइब से मिलना है। तो वो वहाँ गए थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उनकी जो मदर थी प्रिंसेस डायना लेट, उनका ताल्लुक बड़ा रूट्स मिलती हैं कलाश से, चित्राल से। वो भी आई थी उनके, क्योंकि उनके जो फादर थे मेजर, वो चित्राल स्काउट्स में रहे पार्टीशन से पहले। अच्छा जी, तो वो फिर एक रूट्स इस तरह बनी थी। हमने कहा इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर कि हम जब किंग चार्ल्स से भी इंशाल्लाह मुलाकात है, तो ये कलाशी लेडी होगी एक टिपिकल ड्रेस में, पाकिस्तान का ये भी सखाफत का हिस्सा है बहुत अच्छा। तो इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड के एक वुमेन जा रही हैं प्लस कलाशी ड्रेस में, प्लस जो एंड करेंगे बकिंघम पैलेस में, तो दे विल बी वेरी हैप्पी केट एंड विलियम एंड प्लस किंग। तो ये इस तरह ये सब कुछ प्लान हुआ। जी, बिल्कुल। तो हम ये पूरा अपना सकाफत बाहर लेके जा रहे हैं। पैलेस में जाएंगे? यस जी प्लान है, फॉरेन ऑफिस वर्कआउट कर रहा है
कि वी वांट टू गिफ्ट दिस रिक्शा बतूता, जो कि हमने इसका नाम बतूता रखा है, मैं आगे आगे बताऊंगा। अच्छा, हम ये ऑन बिहाफ ऑफ व्हाई गवर्नमेंट, बतूता, व्हाट इज बतूता? जी मैं आपको बताता हूँ, ये हम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और पीपल ऑफ पाकिस्तान ये हम उनको गिफ्ट करेंगे किंग चार्ल्स को इंशाल्लाह, अगर ये इफ इट इज अब पूरा इस पे ट्रक आर्ट भी हुआ हुआ है, जी, जैसे जी, बड़ा जी। खूबसूरत रिक्शा आर्ट हुआ हुआ है ना। बतूता ये- इसका इसलिए नाम रखा कि बतूता सब जानते हैं, इब्ने बतूता ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे फ्रॉम मराकश। 13th सेंचुरी में वो निकले थे दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। मुस्लिम तो देखें आज भी उनका नाम जिंदा है, मराकश उसके नाम के साथ अटैच है, तो वो जिंदा है। तो हमने इसको पाकिस्तानी बतूता बनाया है और हम इसको पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट लेग है बतूता 1 फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन, फिर हम आगे इसको पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा जी मुसरत, आपने मेरे साथ ही रहना है, आपसे अब बात कर छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और बात करेंगे मुसरत से, क्योंकि हमारे पास टीम है, 3 लोग जा रहे हैं रिक्शे पे लंदन पाकिस्तान से, और बर्गिंघम पैलेस में जो है वहाँ पे अंदर एंट्री करेंगे और ये गिफ्ट करके आएंगे प्रिंस चार्ल्स को ये रिक्शा, जो कि पाकिस्तान का कल्चर है। और कैलाश के कपड़े में इतनी प्यारी लग रही है। मुझे बताइए मुसरत, आपको डर नहीं लगा, घबराई नहीं आप कि आप इतनी दूर इतना लंबा सफ़र तय करके लंदन तक जाएंगी पाकिस्तान से रिक्शे पे? बताइए। वैसे बात ये कि मेरा पहले से शौक था कि मैं इतना दूर सफर करूँ आउट ऑफ कंट्री। तो फेस्टिवल टाइम से आई तो मुझे वो रिक्शा देखा और सुनना था, तो उसके साथ मामला, तो मैं अपनी फ्रेंड से बातचीत की तो उसके बाद रेडी हो गए। नहीं, मुझे डरने लगा, क्योंकि हमारी जब बाहर मुल्क से बेटियां आती है, पाकिस्तान ट्रैवल करती है, अपना मुल्क को प्रेजेंट करती है, तो पाकिस्तान की बच्चे क्यों नहीं कर सकती? तो इसलिए मैं ये ज़हन रख कर मैं ये रिस्क लिया है कि मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान से ट्रैवल करके लंदन जाऊंगी। तो मुझे डर लगा। तो आपको मुझसे रिक्शा चलाना आता है? मुझे रिक्शा चलाना तो नहीं था, बस हम ग्रुप मेंबर से, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। वो आपको लगता है, मुझे आपकी अम्मी ने दुआ दी थी, वो एक कहावत है ना, माँ की दुआ, जा बेटा रिक्शा चला। तो तुम्हारी इतनी गहरी दुआ लगी, तुम लंदन तक रिक्शा चलाओगी? नहीं, मैं अकेला तो नहीं चलाऊंगी ना, हम 3 मेंबर से। मगर यार तुम भी तो चलाओगी ना, यू आर पार्ट ऑफ द टीम यार। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी ना, चलाऊंगी। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये कैलाश के कपड़े पहन के जा रही हो वैसे रास्ते में? रास्ते में तो उसका खुद ड्रेस होगा, वो पहनेंगे ना। तो ये हमारा ड्रेस जो है कंफर्टेबल नहीं है रास्ते में, तो मैं वहाँ जाकर जहाँ प्रेजेंट करना है वहाँ जाकर ये कपड़े चेंज करूंगी, और रास्ते में ये नहीं पहनूंगी। बर्गिंघम में जाके पैलेस में एंट्री से पहले तुम फिर इसको चेंज कर लोगी, अपना पूरा ये कॉस्ट्यूम पहनोगी, ये कल्चरल है ना? जी जी। तो आर यू एक्साइटेड? घर वाले एक्साइटेड हैं, सपोर्ट है? क्योंकि बीइंग अ वुमेन, लड़की को सपोर्ट पीछे बैक में बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर में कौन कौन चीज़ में आपको सपोर्ट की? फैमिली में सब बहुत एक्साइटेड है और सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फैमिली की मैं एक लड़की हूँ, उनके इजाज़त से बगैर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, तो उनकी सपोर्ट है मेरे पास, तो मैं ये बड़ा कदम ले लिया। तो आप लोगों को कोई फंडिंग भी है इस चीज़ की? मुझे बताइएगा नासिर साहब। देखें, जो इंग्लैंड की है वो तो सारी सेल्फ फाइनेंस थी। डेफिनेटली जब आप बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान को लेके, तो माशाल्लाह इस सिलसिले में हमारी जो है अतातारा साहब, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्लस हेरिटेज मिनिस्टर भी है, उनसे मुलाकात हुई है, बहुत सपोर्ट वो कर रहे हैं, और सेक्रेटरी से भी हुई है। तो होपफुली वी विल गेट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आप लोग पे है, fully- लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम आपको कहा कि पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आगे थ्रू रिक्शा डिप्लोमेसी, तो हम इन्वाइट करेंगे लोकल स्पॉन्सर्स को कि लोकल प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं हम इनको आगे बाहर मार्केट में लेके जाएं। तो ये आप आ सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड कॉज। अच्छा, प्रिकॉशंस पीछे रखे हुए, क्योंकि 3 लोग आप लोग निकलेंगे, पीछे आगे पीछे आप लोगों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ कोई आपके तो ऐसी मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी, तो कहीं पे सिग्नल्स आएंगे, कहीं नहीं आएंगे, कहीं रिक्शा ख़राब हो गया, कोई मसला हो गया, तो ये सब कुछ अपना देखा हुआ है, सारे इंतजाम हैं, एक्स्ट्रा स्पेयर टायर्स कुछ रखे हुए हैं, और बाकी जो जो रिक्शे के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कुछ है। कौन सा वाला ये रिक्शा है? सिलेंडर वाला है? ये 4 स्ट्रोक है, साजगार वालों का है ये। और जैसे भी कमांडर नासिर ने बताया है कि साजगार की मशीन हम बाहर लेके जा रहे हैं, तो साजगार शुड कम अप, और हमारे पड़ोसी मुल्क की यही रिक्शा जो है बजाज के नाम से वो बाहर जाता है, तो दे शुड कम अप, लोकल ब्रांड शुड कम अप, सपोर्ट अस, वी विल टेक देयर लोगो आउट एंड वी विल शो टू देम।
अच्छा, इसके हमने इनलैंड टूर्स जब किए तो इसके जितने भी पार्ट्स थे जो इसेंशियल पार्ट्स हैं वो हम अपने साथ कैरी करेंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, हाउ टू चेंज, उसकी क्लच वायर टूटेगी तो क्या करना है, ब्रेक वायर टूटेगी सिलेंडर पे जी, ये उसके जो भी नहीं, सिलेंडर पे नहीं ये फोर स्ट्रोक फ्यूल पे, अच्छा पेट्रोल पे, बिल्कुल ठीक है। इसमें से कहते हैं तो इसमें modification- कितना को पेट्रोल हाँ, टैंक this is- फुल हो मैं जाता है, ये क्योंकि ये तो छोटा सा चिंची है। इसमें अब modifications चिंची किए में ना। जो एक लोडिंग है वो पूरा जो रिक्शा है, अब इसमें तो फिर आगे इतना नहीं, लंबे इसमें सफर मैंने- के लिए तो फिर हैवी इसमें टैंक भी चाहिए होता है ना, इसमें फिर क्या होगा? इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। एक तो इसमें 219 सीसी इंजन है, पहली बात, ठीक है, जो कि उसकी इंजीनियरिंग में हमने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की है। वो जो कैपेसिटी है, वेट हमने कैलकुलेट किया, वो उसको लेके जाएगा, कोई इशू नहीं। असल में थोड़ी सी इंड्योरेंस बढ़ानी है, तो उसके लिए क्योंकि इसमें 7 लीटर्स का कैन है, वो जो फ्यूल टैंक है वो छोटा है, तो हमने एक्स्ट्रा जेरी कैन 2 रखे हैं पीछे, तो वो एक 20 लीटर्स का प्लस 525, तो हमें 500 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। तो ये मैकेनिकरी आती है, सब आती है, रास्ते में खुद देख लेंगे, संभाल लेंगे। हाँ जी, ये देख बिल्कुल। लें, मुसरत मेरी बहन भी आप लोग के साथ है, नहीं जी बिल्कुल, ख्याल रखिएगा जरा सब कुछ। हमने इसकी प्रॉपर ऑन जॉब ट्रेनिंग ली है। हाँ। वी कैन चेंज दी पार्ट्स। हाँ। और पेट्रोल का इसकी जो इंड्योरेंस है ये इट कैन गो अप टू 500 अब आप मुझे सफ़र बता दें, अब आपने यहाँ पे शुरू किया पीएम ऑफिस से, कहाँ कहाँ जाएंगे? 7 मुल्क हैं आपके, ठीक है, किस किस जगहों से होते हुए ज़रा बता दें, रूट क्या पकड़ा है, टाइम बिल्कुल ख़त्म है, एंड में बता दीजिए बस ये रूट। ये पाकिस्तान से ईरान, टर्की, ग्रीस, इटली, पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड। ईरान कब तक पहुँच जाएंगे आप? इट विल टेक 5 डेज 5 डेज, जी, क्योंकि ये बस पता है कितना है इसका एक्चुअली बेसिकली ये 64 डेज़ का पूरा 64 डेज का 64 number days of का तो like पूरा आपको इतना पैसेज time- प्लानिंग की हुई है, ठीक है, ठीक है, तो वो हमने सारा अब चीज़ें, ईरान आ गया आपका, ईरान आ गया, टर्की आ गया, टर्की, टर्की से शेंगन ग्रीस, शेंगन ग्रीस, ग्रीस से चूँकि नेवी का भी ताल्लुक है हमारा, हाँ। तो हमने कहा थोड़ा सा नेवी का समंदर का भी सफ़र हो जाए, ओके। तो हमने फेरी लेके इटली जाएंगे, अरे वाह, वहाँ से फिर स्विस एल्प से होते हुए अच्छा, फ्रांस, ठीक देन है। टू फिर फेरी लेके लंदन। हाँ, ये बड़ा अच्छा है कि फेरी जो है ना वो गाड़ियाँ पूरी अंदर ले जाएं आप, और वो फेरी आपको पूरी आपकी गाड़ी समेत जो है ट्रांसफ़र कर देता है आपको जिस जगह पे, जिस जजीरे में, जिस इलाके में जाना होता है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी सबसे एक चीज़ पहले खैरियत से जाएं, खैरियत से आएँ, ये एक मेरी चीज़ दुआ है। एंड जी। में इसको हम डेडिकेट भी करना चाह रहे हैं इस ट्रिप को, क्योंकि इस ट्रिप को ना पूरे जो बतूता एक्सपीडिशन जी, है, किसको डेडिकेट करें? हम ये शुरू से हमारा ये था कि जैसे ही हम कोई एक्सपीडिशन के फर्स्ट हो, वी वांट टू डेडिकेट इट टू हमारे जितने भी शोहदा हैं, सिविल प्लस जो आर्म फोर्सेस के, जिन्हें इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जब से पाकिस्तान बना है देते चले आ रहे हैं, उनको हम ट्रिप डेडिकेट खड़े होकर डेडिकेट करते हैं, सलाम करते हैं। चले जी, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे, और जितने भी शोधा हैं जिनको ये डेडिकेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सलूट करेंगे, और इसी के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। बिस्मिल्लाह, सलूट कीजिएगा, चले जी।